साथियों नमस्कार। मैं डॉक्टर आनंद कुमार गुप्ता, चेस्ट पीसीएम बलरामपुर अस्पताल लखनऊ। आज मैं अपने एलर्जिक राइनाइटिस की जो सीरीज है उसके अगली कड़ी के लेकर के आया हूँ। साथियों, अब तक हमने जाना कि एलर्जिक राइनाइटिस की जो डायग्नोसिस बनाने के लिए हमने उसकी हिस्ट्री कैसे मिल सकती है, उसको हम एग्ज़ामिनेशन में उसकी जांच में हमें क्या मिलता है एज ए क्लिनिशियन, और उसमें हम किन टेस्ट से इशारा पा सकते हैं कि उसको एलर्जिक राइनाइटिस है। इसके बाद अब आती है इलाज की बारी। किसी भी एआर के मरीज में, एलर्जिक राइनाइटिस के मरीज में हम 4 स्टेप्स में इलाज कर सकते हैं। पहला नॉन फार्माकोलॉजिकल, दूसरा फार्माकोलॉजिकल, तीसरा सर्जिकल इंटरवेंशन, इम्यूनोथेरेपी चौथा। नॉन फार्माकोलॉजिकल इंटरवेंशन जैसा नाम से जाहिर है कि फार्मा का कोई उपयोग नहीं है, अर्थात दवाओं का कोई उपयोग नहीं है। तो बिना दवा के अगर हम कुछ ऐसे तरीके अपनाएं जिससे लक्षण उभारने वाले जो कारक हैं उनसे बचाव हो सके, जैसे वीड्स से एक्सपोज़र, मोल्ड से एक्सपोज़र, डस्ट माइट, एनिमल डेंडर, काकरोच इत्यादि से अगर हम बच सकें तो हम कहते हैं कि अपने एलर्जन को से जो ट्रिगर मिलता था उससे हम बचेंगे तो हमारा अस्थमा कंट्रोल रहेगा, एलर्जिक राइनाइटिस कंट्रोल रहेगी। वहीं पे फार्माकोलॉजिकल में जैसा नाम से जाहिर है कि जिनको केवल परहेज से काम नहीं चल रहा है उनको दवाओं से उनके कारण और लक्षण का इलाज। कुछ केसेस में हमें सर्जरी तक की नौबत आती है, जैसे नज़ल पॉलिप हो गए और भी जटिलताएँ हो गई। और चौथा आता है इम्यूनोथेरेपी। यहाँ पे आगे हम लोग जानेंगे कि कैसे हम इम्यूनोथेरेपी अर्थात वैक्सीन्स का उपयोग करके हम अपने अंदर हाइपोसेंसिटाइजेशन मरीज के अंदर ला सकते हैं, और कहते हैं कि हम कम दवा या बिना दवा के हम एक अच्छी ज़िंदगी जी सकते हैं अगर वो सब कुछ एडिक्वेट एरिया से होता है। यदि हम नॉन फार्माकोलॉजिकल की बात करेंगे इस वीडियो में, तो अगर ये मोटे मोटे तौर पे देखा जाता है कि अगर किसी मरीज में सीजनल लक्षण है, इसका मतलब है सीजनल मतलब नहीं कि मौसम बदलते समय, खास करके पॉलिनेशन के समय अगर ऐसे लक्षण हैं तो ये पालन से होने की संभावना है, क्योंकि पॉलिनेशन एक निश्चित समय पे ही होगा, मौसम एक निश्चित समय पे ही बदलेगा। वहीं पर जिसको लगभग साल भर बने रहते हैं तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि वो डस्ट माइट से हो या पेट एलर्जी से हो, कॉकरोचेस से हो, जो उसके घर में या कार्य क्षेत्र में पाए जाते हों। इन सब के लिए एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस आज मैं आपसे शेयर कर रहा हूं, जिसकी बदौलत आप अपने एलर्जी के कारकों से बच सकते हैं, उनको न्यूनतम कर सकते हैं। पहला है कि जो बिस्तर की चादरें हैं, कंबल, रजाई, तकिया आदि के जो खोल होते हैं, कवर्स होते हैं, उनको हफ्ते में एक बार 55 से 60 डिग्री सेंटीग्रेड के गर्म पानी में भिगोकर सोख करके धोएं, ताकि डस्ट माइट से उसको उसमें जो भी हो वो मर जाए। दूसरा है कि गद्दे, तकियों आदि पे आप डस्ट माइट जो कवर आते हैं स्पेशल, जो क्लोजली वुवन होते हैं, बैरियर बेडिंग्स की तरह होते हैं, उनके अंदर जो कपड़े के अंदर बुनाई का छेद होता है वो 10 माइक्रोन से छोटा होता है, उनको प्रयोग से भी आप डस्ट माइट से बच सकते हैं। फिर आती बात कि घर और जो कार्यक्षेत्र है आपका, वहाँ पर जो रोएदार खिलौने हैं, सॉफ्ट टॉयज़ हैं या गलीचे आदि हैं, कारपेट्स हैं, इन सब का उपयोग पूरी तरह से बंद कर दीजिए। होता ये है कि उनके रूम में डस्ट छिप जाती है, उसमें डस्ट माइट्स रह जाते हैं और वो फंसी हुई डस्ट माइट आदि आपके लक्षण को प्रोवोक करते रहते हैं। जब तक तेज़ धूप में 3 घंटे के लिए गद्दे, कालीन आदि दिखाते रहना चाहिए, ताकि उसके डस्ट माइट दूर होते रहें। घर में खास करके सोने वाले कमरों में नमी व तापमान में कमी करके आप डस्ट माइट को बढ़ने से रोक सकते हैं। आंधी तूफान, जिसको थंडर स्टॉर्म कहते हैं, या विंडी तेज हवा वाले दिनों में बाहर ना निकलें, क्योंकि उस समय
धूल व परागकण से जो एलर्जी के लक्षण बढ़ सकते हैं। ज़रूरी हो बाहर निकलना ऐसे मौसम में तो नाक और मुंह पर मास्क लगा लें, आँख पर गॉगल्स लगा लें। नाक की जो नासिका द्वार होती है वहाँ पर अगर पेट्रोलियम जेली की एक कोट लगा लें, एक लेयर लगा लें, वो भी नाक में एलर्जन के प्रवेश पर रोक लगाने में एक सफल तरीका है। आप यदि ऐसा परहेज करते हैं तो आप ट्रिगर से बचा सकते हैं अपने आप को। जो पॉलेंस के स्पष्ट क्षेत्र हैं, जैसे घास का मैदान किसी के लिए एलर्जी इनका काम करता है, तो ऐसे स्पष्ट क्षेत्रों पे आप अपने को बचा सकते हैं। और घर में एक्सरसाइज करनी है क्योंकि बाहर सही नहीं है मौसम, पॉलेंस ज़्यादा है, धूल ज़्यादा है, तो ऐसी ही जगह पे एक्सरसाइज करेंगे जो आपके लिए साफ़ सुथरा हो, क्लीन हो और मोल्ड फ्री हो, अर्थात फंगस वाली दीवारों का, नमीदार दीवारों का ना हो, तभी आपको स्वस्थ एक्सरसाइज का फ़ायदा मिलेगा। बाहर कहते हैं कि एक्सरसाइज करना हो तो निकलते समय ध्यान रखें कि घर में हवादार सुबह में पॉलन काउंट्स बढ़े हुए पाए जाते हैं। वहीं पर ठंडे बारिश के दिनों में पॉलन काउंट्स कम होते हैं, तो मौसम का ध्यान दे करके आप निकल सकते हैं कि आजकल लोग बढ़े हुए हैं। आपके लोकल न्यूज़ अखबार में या जो भी हेल्थ बुलेटिन निकलती है उसके। और एक बात ख़ास है, जब समय डीजल के वाहन चल रहे होते हैं तो डीजल का जो एग्जॉस्ट होता है वो एलर्जन से जुड़ करके उनको और ज़्यादा पोटेंट बना देता है, हानिकारक बना देता है। इसलिए जो है प्रदूषण से बचना बहुत ज़रूरी है, प्रदूषण के क्षेत्र में नहीं जाना है। घर में कपड़े के बजाय अगर चमड़े या विनाइल से बने फर्नीचर का प्रयोग करेंगे तो उसमें डस्ट कम फंसेगी और आपके अस्थमा का या एलर्जिक राइनाइटिस का ट्रिगर कम होगा। रोएदार पेट्स जैसे कुत्ता, बिल्ली आदि को हम कभी भी बेडरूम में मत लटाएं, हमेशा घर से बाहर रखें। जानकारी के लिए बता दें, जो बिल्ली के डेंडर होते हैं, जो डेंडर क्या होता है, जो उसके हेयर होते हैं और उसकी आंतों से और पेशाब से जो प्रोटीन निकलती है और जो स्किन जो डिस्कार्ड होती है, जैसे हम लोग की खाल छूटती है, हम लोग की भी खाल छूटती है, इन सब का जो मिक्सचर होता है वो डेंडर कहलाता है। और ये जो बड़ा हल्का और चिपचिपा होने से ये कपड़ों पर चिपक करके पूरे घर में फैला होता है। ये देखा गया है कि बिल्ली को घर से आप दूर कर दें, उसके बाद भी इसके जो डंडर हैं ये लगभग 6 महीने से ऊपर समय तक बने रह जाते हैं और एलर्जी पर्सन के सिम्टम्स को ट्रिगर करने का काम करते रहते हैं। ठंडी हवा के जो सांस की नलियों में देखा गया है कि वो एक ट्रिगर का, इरिटेंट का काम करती है। तो क्योंकि उससे जो ट्रिगर खा करके सांस की नली सिकुड़ जाती है, आपको अस्थमा जैसे लक्षण होने लगते हैं। इसलिए ठंडी हवा से बचने का प्रयास करना चाहिए और अगर ठंडी हवा में निकलना ही हो तो नाक और मुंह पर अच्छे से स्कार्फ लपेट करके ही निकले ताकि ठंडी हवा न जाने पाए। घर में फफूंद अर्थात मोल्ड से बचाने के लिए उसे जो है हवादार रखना चाहिए, उसकी नमी को नियंत्रित करने के प्रयास करने चाहिए। घर के बाथरूम या कुछ दूसरी दीवार पर सतह पर अगर मोल्ड आ गया है तो उसको 5% अमोनिया के सोल्यूशन से साफ़ करके उसको मोल्ड को नियंत्रित विसंक्रमित कर देना चाहिए। अगर कहते हैं कि पालन का स्तर बढ़ा हुआ हो तो पालन से बचने के लिए आप, जिसमें आप जान रहे हैं कि वातावरण में पालन आजकल बढ़ा हुआ है, तो आपको घर में प्रवेश से बचाना है तो बेडरूम, कार, रात की खिड़की बंद रखिए। पालन फिल्टर का उपयोग कर सकते हैं। काम से लौटें, आपके ऊपर पालन चिपका हुआ होगा तो कपड़े बदल करके सर धो कर अच्छे से नहा लें, तो आपका एक्सपोजर टाइम कम हो सकता है। सबसे इम्पॉर्टेंट है कि अगर आपको ट्रिगर कम करना है तो जो पालन आपके सारे बचाव के बावजूद भी आपको अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट पे नाक से होते हुए पहुंच रहे हैं, तो आप जलनेति का प्रयोग करें। जलनेति एक ऐसा प्रोसीजर है जिसमें आइसोटॉनिक अर्थात नार्मल सलाइन, चाहे आपका कृत्रिम रूप से बनाया हो या नेजल सलाइन बने बनाए पाउडर लिए से आपने घोल के बनाया हो, उससे अगर आप नाक की धुलाई करेंगे तो
जो एलर्जन आपके नाक में प्रवेश की, आपकी म्यूकोसा से चिपके हुए नाक की, उसका जो कांटेक्ट पीरियड है वो न्यूनतम हो जाएगा। चिपक के आया और आपने सुबह शाम जो उसको धुल दिया, तो उससे क्या होगा, कहते हैं कि ट्रिगर कम हो जाएगा, लक्षण कम हो जाएंगे। ये तो कोई भी कर सकता है जो एलर्जिक राइनाइटिस से पीड़ित है, या वैसे ही बचाव के लिए कर सकता है। अभी जलनेत्र की बात हम लोगों ने कोरोना वायरस से बचने के लिए भी की, और इसके उपयोगिता खास करके प्रेगनेंसी के जो रखने वाली औरतें हैं जिनको प्रेगनेंसी है, उनमें तो और लाभकारी है, क्योंकि उनको दवा हम न्यूनतम पर अधिकतम कंट्रोल करना चाहते हैं, और जलनेत्र करने से अगर उनका ट्रिगर कम हो जाता है, उनके लक्षण कम हो जाते हैं, तो कम दवा से उनकी लक्षण कम कर सकते हैं। इस तरह से काफ़ी अच्छा उपयोगी स्टेप है जलनेत्र का प्रयोग एलर्जिक राइनाइटिस के पेशेंट द्वारा करना। साथियों, जलनेत्र कैसे की जाती है, इस पर मैंने लिंक दे रखा है, आप उस लिंक पे जाएंगे और वहाँ पर हमारे बलरामपुर अस्पताल के योगाचार्य डॉक्टर नंदलाल यादव द्वारा जलनेत्र के बारे में सुविस्तृत जानकारी दी गई है। कैसे आपको पानी बनाना है जलनेत्र के लिए घर में, और कैसे उसका उपयोग करना है। आप सीखें, अपने जीवन में अच्छे बदलाव लाएं। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में इसकी अगली कड़ी के साथ, फार्माकोलॉजिकल, सर्जिकल और इम्यूनोथेरेपी के एपिसोड के साथ। धन्यवाद।